संसार जरूरत के नियम पर चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है, उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। आपकी कीमत तब होगी जब आपकी जरूरत होगी। सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट 28 में शामिल होने के लिए दुबई पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत। भारतीय समुदाय ने लगाए मोदी मोदी के नारे। प्रधानमंत्री ने कहा, क्लाइमेट को लेकर भारत ने जो कहा है वो करके दिखाया। मौजूदा वित्त वर्ष के दूसरे क्वार्टर में देश की जीडीपी 7.6% रहने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताई खुशी। कहा, जीडीपी के आंकड़े भारतीय अर्थव्यवस्था की ताकत को दर्शाते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के 49वें एडवांस्ड प्रोफेशनल प्रोग्राम के प्रतिभागियों से की बात। कहा, भारत भूमि, आकाश, समुद्र और अंतरिक्ष के क्षेत्र में अग्रणी देशों में शामिल। उपराष्ट्रपति आज केरल के तिरुवनंतपुरम में 5वें वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव GAF का करेंगे उद्घाटन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने सशस्त्र बलों की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 2,23,000 करोड़ रुपए के पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों को दी मंजूरी। कुल खरीद का 98% घरेलू उद्योगों से किया जाएगा प्राप्त। खरीदी से आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारतीय रक्षा उद्योग को मिलेगा बढ़ावा। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का चौथा मैच आज छत्तीसगढ़ के रायपुर में। तीसरा मैच जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने श्रृंखला को बनाया रोचक। श्रृंखला में फिलहाल भारत 2-1 से आगे। सुप्रभात में बात विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट COP28 में शामिल होने के लिए गुरुवार देर रात दुबई पहुंच गए। UAE के डिप्टी PM और गृह मंत्री HH शेख सैफ बिन जायद अल नहयान ने उनका एयरपोर्ट पर स्वागत किया। प्रधानमंत्री आज विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन COP28 को संबोधित करेंगे। दुबई रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि क्लाइमेट को लेकर भारत ने जो कहा है वो करके दिखाया है। प्रधानमंत्री के दुबई पहुंचने पर भारतीय समुदाय में खासा उत्साह नजर आया। इस दौरान भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे सुनाई दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुबई में भारतीय समुदाय के गर्मजोशी से भरे स्वागत से भावुक हूं। उनका सहयोग और उत्साह हमारे वाइब्रेंट कल्चर और मजबूत संबंधों का गवाह है। रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि G20 की मेजबानी के दौरान जलवायु का मुद्दा हमारी प्राथमिकता में सबसे ऊपर था। नई दिल्ली घोषणा पत्र में जलवायु कार्रवाई और सतत विकास पर कई ठोस कदम शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने COP28 द्वारा उन मुद्दों पर आम सहमति आगे बढ़ने की उम्मीद जताई। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन संधि में शामिल देशों का 28वां उच्च स्तरीय सम्मेलन है। इस समिट में दुनिया भर के कई नेता हिस्सा लेंगे। इस दौरान ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के तरीकों पर चर्चा की जाएगी। संयुक्त अरब अमीरात की अध्यक्षता में 28 नवंबर से आरंभ हुआ ये सम्मेलन 12 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान प्रधानमंत्री सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले कुछ वैश्विक नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। प्रधानमंत्री इससे पहले भी कई बार दुबई की यात्रा कर चुके हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में। चेंज पर इस वैश्विक मंथन के बीच मैं भारत की ओर से इस चुनौती से निपटने के लिए 5 अमृत तत्व रखना चाहता हूं।
पंचामृत की सौगात देना चाहता हूं। पहला, भारत 2030 तक अपनी नॉन फोसिल एनर्जी कैपेसिटी को 500 गीगावाट तक पहुंचाएगा। दूसरा, भारत 2030 तक अपनी 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट रिन्यूएबल एनर्जी से पूरी करेगा। तीसरा, भारत अब से लेकर 2030 तक के कुल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन में 1 बिलियन टन की कमी करेगा। चौथा, 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन इंटेंसिटी को 45% से भी कम करेगा। और पांचवा, वर्ष 2070 तक भारत नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा। आज जरूरत है कि हम सभी लोग एक साथ आकर कलेक्टिव पार्टिसिपेशन के साथ लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट यानी लाइफ को एक अभियान की तरह आगे बढ़ाएं। ये एनवायरमेंटल कॉन्शियस लाइफस्टाइल का एक मास मूवमेंट बन सकता है। क्लाइमेट एक्शन का आधार होना चाहिए इक्विटी, क्लाइमेट जस्टिस, साझा दायित्व और साझा सामर्थ्य। दुनिया के तमाम मजबूत देशों की अर्थव्यवस्था में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। कई देश ऐसे भी हैं जिनकी अर्थव्यवस्था कोविड काल के बाद से उठी ही नहीं। वैश्विक स्तर पर मुश्किलों के दौर में भी भारतीय अर्थव्यवस्था रिकॉर्ड बना रही है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक मौजूदा वित्त वर्ष के दूसरे क्वार्टर में देश की जीडीपी 7.6% रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीडीपी आंकड़ों की सराहना की और कहा कि ये भारतीय अर्थव्यवस्था की ताकत को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि दूसरी तिमाही के जीडीपी आंकड़े वैश्विक स्तर पर ऐसे कठिन समय के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती को दर्शाते हैं। हम अधिक अवसर पैदा करने, गरीबी के तेजी से उन्मूलन और हमारे लोगों के लिए जीवन की सुगमता में सुधार करने के लिए तेजी से विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 51,000 से अधिक नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि रोजगार मेला युवाओं को विकसित भारत के निर्माता बनने की राह देता है। प्रधानमंत्री ने नए कर्मचारियों और उनके परिवारों को बधाई देते हुए कहा कि वे उस प्रणाली का हिस्सा बनने जा रहे हैं जो सीधे जनता से जुड़ी है। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारी के तौर पर लोगों की ईज ऑफ लिविंग को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। सरकार की नीति और निर्णयों ने आज देश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। दुनिया की बड़ी बड़ी संस्थाएं भारत के विकास दर को लेकर बहुत सकारात्मक है। हाल ही में
निवेश रेटिंग के एक ग्लोबल लीडर ने भारत के तेज विकास पर अपनी मोहर लगाई है। उनका अनुमान है कि रोजगार के बढ़ते अवसर, वर्किंग एज पॉपुलेशन, इसकी बड़ी संख्या और लेबर प्रोडक्टिविटी में बढ़ोतरी की वजह से भारत में विकास तेज गति से जारी रहेगा। भारत के मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर की मजबूती भी इसकी बड़ी वजह है। ये सारे तथ्य इस बात के प्रमाण है कि आने वाले समय में भी भारत में रोजगार और स्वरोजगार की असीम संभावनाएं इसी तरह बनती रहेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुणे की यात्रा पर हैं। आज वे आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज को राष्ट्रपति ध्वज प्रदान करने वाली हैं। वो वर्चुअली कम्प्यूटेशनल मेडिसिन के लिए सशस्त्र बल केंद्र प्रज्ञा का भी उद्घाटन करने जा रही हैं। आज शाम को 4 बजे राष्ट्रपति नागपुर में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के प्लैटिनम जुबली समारोह का उद्घाटन भी करेंगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज केरल के तिरुवनंतपुरम का दौरा करेंगी। राज्य की 1 दिवसीय यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति 5वें वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव GAF का उद्घाटन करेंगी। ये महोत्सव आज से 5 दिसंबर तक चलेगा। 5वें वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का विषय है स्वास्थ्य सेवा में उभरती चुनौतियां और आयुर्वेद का पुनरुत्थान। सेंटर फॉर इनोवेशन इन साइंस एंड सोशल एक्शन CISSA ने आयुष मंत्रालय और कई संस्थाओं के सहयोग से इसका आयोजन किया है। महोत्सव में 75 देशों के 7,500 प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। इस दौरान 500 स्टॉल लगाए जा रहे हैं और 750 रिसर्च पेपर और 750 पोस्टर प्रेजेंट किए जाएंगे। आइए जानते हैं वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव के अब तक के आयोजनों के दौरान क्या खास रहा। सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु,
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि भारत भूमि, आकाश, समुद्र और अंतरिक्ष के क्षेत्र में अग्रणी देशों में शामिल है। नई दिल्ली में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के 49वें एडवांस्ड प्रोफेशनल प्रोग्राम के प्रतिभागियों से बातचीत के दौरान उपराष्ट्रपति ने ये बात कही। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत क्वांटम कंप्यूटिंग, 6G और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में नवाचारों की अग्रिम पंक्ति में है। उन्होंने कहा कि लोगों को खुद को उभरती प्रौद्योगिकियों से लैस करने की जरूरत है। भारतीय प्रतिभा दुनिया में बेजोड़ है। चंद्रयान 3 के सफल प्रक्षेपण की सराहना करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत आज 5वीं सबसे बड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था है और 2030 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। These days, the world is facing challenges of a very different nature. We have to equip ourselves with them. Artificial intelligence is only one facet. But disruptive technologies, their power has to be unleashed. We have to stay with them. They have made inroads in our houses, in our drawing rooms, in our workplaces. The world is grappling. But for the first time, India is in the leading countries that are focusing on it. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने सशस्त्र बलों की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 2,23,000 करोड़ रुपए के पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों को मंजूरी दी है। परिषद ने 2 प्रकार के एंटी टैंक युद्ध सामग्री एरिया डिनायल म्यूनिशन टाइप ADM-2 और टाइप 3 की खरीद को मंजूरी दी है। ये दुश्मन के टैंक और बख्तरबंद वाहन और जवानों को बेअसर करने में सक्षम है। 155 mm आर्टिलरी गन में उपयोग के लिए 155 mm नुबलेस प्रोजेक्टाइल की खरीद को भी स्वीकृति दी गई है। T-90 टैंकों के लिए ऑटोमेटिक टारगेट ट्रैकर और डिजिटल बेसाल्टिक कंप्यूटर की खरीद को भी मंजूरी दी गई है। नौसेना के लिए मध्यम दूरी की एंटी शिप मिसाइलों की खरीद को भी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा परिषद ने वायुसेना और सेना के लिए हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर की खरीद को भी स्वीकृति दी है। कुल खरीद का 98% घरेलू उद्योगों से प्राप्त किया जाएगा। इससे आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारतीय रक्षा उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। तेलंगाना विधानसभा चुनाव में 119 विधानसभा सीटों के लिए लगभग 70.60% मतदान हुआ। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना रविवार को होगी। आदिलाबाद, निर्मल, मुलुगु और मेदाक जैसे जिलों में मतदान करने में तेजी देखी गई, जबकि हैदराबाद में मतदान की गति धीमी रही। मतदान के लिए राज्य भर में 35,655 मतदान केंद्र बनाए गए। तेलंगाना में कुल 2,290 उम्मीदवार चुनावी मैदान में दांव आजमा रहे हैं। राज्य में बीजेपी, BRS और कांग्रेस के बीच मुख्य रूप से मुकाबला है। भारत द्वारा G20 की अध्यक्षता ग्रहण करने के 365 दिन पूरे हो चुके हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक लेख में कहा कि उन्हें अत्यंत खुशी है कि हमारी अध्यक्षता के दौरान भारत ने असाधारण उपलब्धियां हासिल की। इसने बहुपक्षवाद में नई जान फूंकी, ग्लोबल साउथ की आवाज बुलंद की, विकास की हिमायत की और हर जगह महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लड़ाई लड़ी। प्रधानमंत्री ने कहा कि G20 का अध्यक्ष बनने के बाद भारत ने GDP केंद्रित सोच से आगे बढ़कर मानव केंद्रित प्रगति का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। दुनिया को याद दिलाने का प्रयास किया कि कौन सी चीजें हमें जोड़ती हैं। अंततः भारत के प्रयासों का परिणाम सामने आया। वैश्विक संवाद आगे बढ़ा और कुछ देशों के सीमित हितों के ऊपर कई देशों की महत्वाकांक्षाओं और आकांक्षाओं को महत्व दिया गया। उन्होंने कहा कि G20 की हमारी अध्यक्षता के दौरान भारत ने जियोपॉलिटिकल मुद्दों और आर्थिक प्रगति और विकास पर उनके प्रभावों पर व्यापक विचार विमर्श की अगुवाई की। आतंकवाद और नागरिकों की हत्या पूरी तरह से अस्वीकार्य है और हमें जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाकर इससे निपटना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें शत्रुता से परे जाकर मानवतावाद को अपनाना होगा और ये दोहराना होगा कि ये युद्ध का युग नहीं है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि अब जबकि हम G20 की अध्यक्षता ब्राजील को सौंप रहे हैं, तो हम इस विश्वास के साथ ऐसा कर रहे हैं कि समस्त लोगों, धरती, शांति और समृद्धि के लिए हमारे सामूहिक कदमों की गूंज आने वाले वर्षों में निरंतर सुनाई देती रहेगी। G20 की भारत की साल भर की अध्यक्षता समाप्त हो चुकी है। भारत ने पिछले साल 1 दिसंबर को आधिकारिक तौर पर G20 की अध्यक्षता संभाली थी और ब्राजील आज ये प्रतिष्ठित अध्यक्षता ग्रहण करेगा। इस दौरान भारत के G20 संस्कृति कार्य समूह की यात्रा कैसी रही, आइए नजर डालते हैं साल भर की इस यात्रा पर। सुप्रभात में अब बात करते हैं खेल जगत की। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का चौथा मैच आज खेला जाएगा। ये मैच आज शाम 7 बजे से छत्तीसगढ़ के रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। तीसरे T20 में टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा था। इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 3 विकेट खोकर
222 रन बनाए थे। जवाब में कंगारू टीम ने 5 विकेट रहते जीत हासिल कर ली। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 2-1 से आगे है। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास के साथ। आप बने रहिए संसद टीवी के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। 1 दिसंबर साल 1965 को सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ की स्थापना की गई। भारत के एक प्रमुख अर्धसैनिक बल के रूप में यह भारत की सीमा रक्षा सेना है। यह बल विश्व के सबसे बड़े सीमा रक्षक बलों में से एक है। इसकी जिम्मेदारी भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर निरंतर निगरानी रखना, भारत भूमि सीमा की रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय अपराध को रोकना है। यह बल केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। बांग्लादेश की आजादी में सीमा सुरक्षा बल की अहम भूमिका अविस्मरणीय है। 1 दिसंबर साल 1963 को नागालैंड के रूप में भारत गणराज्य के नए राज्य का गठन हुआ। इसकी राजधानी कोहिमा है। 12वीं और 13वीं शताब्दी में यहाँ के निवासियों का असम के अहोम लोगों से धीरे धीरे संपर्क हुआ था। स्वतंत्रता के बाद साल 1957 में यह क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश बन गया और असम के राज्यपाल द्वारा इसका प्रशासन देखा जाने लगा। यह क्षेत्र नागा पहाड़ी त्वेनसंग कहलाया। बाद में इसका नाम बदलकर नागालैंड रखा गया। 1 दिसंबर साल 1974 को सुचेता कृपलानी का निधन हुआ। वे देश की पहली महिला मुख्यमंत्री रहीं। साल 1963 में उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभाला। सुचेता जी बतौर स्वतंत्रता सेनानी महिलाओं की पथ प्रदर्शक भी रहीं। इसके साथ ही भारतीय संविधान निर्माता सदस्यों में से एक थीं। उन्होंने तमाम युवाओं को राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया। वे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जेल भी गईं। उन्होंने 14 अगस्त 1947 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के ऐतिहासिक भाषण से पहले राष्ट्रगान गाया था। 1 दिसंबर साल 1885 को दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर का जन्म महाराष्ट्र के सतारा में हुआ। वे भारत के प्रसिद्ध गांधीवादी, स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद, पत्रकार और लेखक थे। साल 1915 में गांधी जी से मिलने के बाद ही उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन गांधी जी के कार्यों को समर्पित कर दिया। वे काका के नाम से भी प्रसिद्ध रहे। साल 1965 में उन्हें जीवन व्यवस्था नामक निबंध संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया।